भारतीय सिनेमा का इतिहास सन 1913 से शुरू होता है, जब भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और फिर धीरे धीरे भारतीय सिनेमा का विकास होता गया। सबसे पहले 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा बनी और फिर धीरे धीरे फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन फिल्मों की ओर बढ़ गई और अब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के स्थान पर रंगीन फिल्में बनने लग गई। और फिल्में रंगीन होने के साथ ही फिल्मों में गीत संगीत, हिंसा और मारधाड़ का भी समावेश हो गया। और फिर साल 1975 में आई दो फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के इतिहास की दिशा तय कर दी। फिल्मों में अब नायक को महानायक के रूप में दिखाया जाने लगा और दर्शक नायक द्वारा पर्दे पर की जाने वाली हिंसा से खुद को जोड़कर रोमांचित होने लगा। और वह फिल्म थी अमिताभ बच्चन की दीवार और अमिताभ बच्चन के साथ धर्मेंद्र, इन दोनों की संयुक्त फिल्म थी शोले, जहां से भारतीय सिनेमा में हिंसा और फिल्मों में मारधाड़ के सीन काफी बड़े पैमाने पर दिखाए जाने लगे और दर्शकों द्वारा इन मारधाड़ के दृश्यों और इन हिंसा के दृश्यों को काफी पसंद किया जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, जस्ट शो के इस अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट चंद्रशेखर तिवारी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में वर्ष 1975 के बाद आए बदलाव की और सिनेमा में हल्के फुल्के मनोरंजन के स्थान पर हावी होता महानायकवाद और फिल्मों में हिंसा के बढ़ते हुए प्रभाव। साल था वर्ष 1975 का और भारतीय सिनेमा में एक फिल्म रिलीज हुई थी 24 जनवरी 1975 को और फिल्म का नाम था दीवार। फिल्म का नायक अमिताभ बच्चन गरीबी में पला बड़ा और सरकारी मशीनरी और सिस्टम से नाराज एक एंग्री यंग मैन के रूप में विलेन के अड्डे पर जाकर उसकी पिटाई करता है और दर्शक उस नायक के इस रूप को देखकर और नायक के रूप में स्वयं को कल्पना करके काफी रोमांचित हो जाता है। और यहीं से भारतीय सिनेमा का इतिहास इतना रक्त रंजित और हिंसा प्रधान हो जाता है कि इसके बाद भारतीय सिनेमा के हर दूसरी फिल्म में हिंसा का बोलबाला होने लगा था और हर फिल्म में पिछली फिल्म से की तुलना में ज्यादा हिंसा दिखाई जाने लगी। एक और फिल्म रिलीज होती है जिसमें नायक के रूप में एक बार फिर से इत्तेफाकन एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन होते हैं। अब फिल्मों में नायक को गरीबों के मसीहा और भाई के रूप में दिखाने का प्रचलन शुरू हो गया था, जिसमें नायक गरीबों की मदद करने के लिए सारे कानून तोड़कर सिस्टम को अपने हाथ में लेकर खुद एक सिस्टम बन जाता है और उसके हर अपराध को जायज ठहराने के लिए उसके पास इसके लिए एक अपना तर्क भी होता है। अगर साल 2018 में फिर से अत्यधिक हिंसा प्रधान एक फिल्म आती है जिसका नाम है केजीएफ चैप्टर 1। इस फिल्म के नायक को यह कहते हुए दिखाया गया है कि वह सिर्फ 10 लोगों को मारकर डॉन नहीं बनाया है, बल्कि उसने जिसको ठोका है वह सब अपने आप में डॉन थे। और इस फिल्म का नायक अब बंदूक से हिंसा नहीं करता, बल्कि बंदूक की जगह अब AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और फिल्म के नायक का कार्यक्षेत्र कोई राज्य या देश ना होकर अब पूरी दुनिया ही उसका कार्यक्षेत्र बन जाता है और नायक कहता है कि द होल वर्ल्ड इज माई टेरिटरी। और अब अंत में हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर पार्ट 1 की। यहां तक आते आते फिल्मों में हिंसा और महानायकवाद इतना हावी हो चुका है कि अब फिल्म का नायक दूसरे देशों या पड़ोसी देशों में जाकर जबरदस्त हिंसा करता है और भारतीय दर्शक इसे वास्तविक घटना का सजीव चित्रण रूप में स्वीकार करके रोमांचित होने लगा है और इस हिंसा को एक सामान्य तौर पर स्वीकार करने लगा है। भारतीय सिनेमा में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई हिंसात्मक फिल्मों के दौर को देखते हुए अब ऐसे लगने लगा है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में फिल्मों में हिंसा और महानायकवाद इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि यदि फिल्म का नायक जेब से निकालकर 2-4 एटम बम इस्तेमाल करने लगे तब भी भारतीय दर्शक इसे सहज से स्वीकार कर लेंगे। भारतीय सिनेमा में इससे पहले भी कई हल्की फुल्की, स्वस्थ और मनोरंजक तथा पारिवारिक फिल्मों ने भी काफी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जैसे अमोल पालेकर की गोलमाल, राजेश खन्ना की कटी पतंग और आराधना, दिलीप कुमार की मधुमती, देवदास और नया दौर आदि। लेकिन आजकल इस प्रकार की फिल्में बनाने वाला ना तो निर्माता दिखाई देते हैं
और ना ही इस प्रकार की फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शक। आजकल सिनेमा बनाना एक विशुद्ध व्यवसायिक कार्य रह गया है। इसमें प्रत्येक निर्माता और निर्देशक दर्शकों के सामने वही परोसना पसंद करता है जिस चीज को दर्शक पसंद करते हैं, और जिस चीज का प्रस्तुति से उन्हें उनकी फिल्म की लागत आराम से वापस मिल सके। आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और जब तक हम आपके सामने दोबारा हाजिर हों किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, तब तक आप लोग भी कीजिए जस्ट चेक। धन्यवाद।